इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। आज यहाँ पर ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वात्सल्य ग्राम वृंदावन में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों के निःशुल्क लेंस लगा करके ऑपरेशन किए जाएंगे। यहाँ पर पूरा जिंदल जी का परिवार आया हुआ है, तो सभी ने यहाँ पर ऑपरेशंस देखे हैं। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक सादा शब्दों में, सरल शब्दों में कैटरेक्ट क्या है और कैटरेक्ट का ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, वो मैं इनको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो आंख है ना, वो एक कैमरा है। कैमरे में दो चीज होती है, आगे लेंस होता है और पीछे पर्दा होता है। पर्दा मतलब रील होती है। मान लो कि हम पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, तो पिक्चर में एक प्रोजेक्टर होता है, एक स्क्रीन होता है। प्रोजेक्टर में पिक्चर की कैसेट लगी हुई होती है और वो पर्दे पे आती है। तो उसी तरीके से आंख जो है हमारी एग्जैक्टली विश्व का सबसे अच्छा कैमरा है। अभी तक इतना अच्छा कैमरा मनुष्य भी नहीं बना पाया, क्योंकि आंख भगवान के द्वारा दिया गया एक कैमरा है। तो आगे लेंस होता है, पीछे पर्दा होता है। अब ये लेंस का काम होता है कि जिस चीज को भी हम देखना चाहते हैं उस चीज से किरणें चलती हैं और वो लेंस उस रेज को हमारे रेटिना पर्दे पर फोकस करता है और हमको दिखाई देता है। अब ये जो लेंस है हमारी आंख के अंदर, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है। एक कांच का टुकड़ा है जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन हर चीज की एक आयु होती है। अगर आप लोहे और सीमेंट से बिल्डिंग बनाओ तो उसकी भी एक आयु होती है। तो ऐसे ही हमारे जो अंदर कांच का टुकड़ा है लेंस, उसकी भी एक आयु होती है। जैसे काला बाल है, एक समय के बाद वो सफेद होने लगता है और कोई नहीं जानता आज तक कि काला बाल क्यों सफेद होता है। विज्ञान भी आज तक, विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि काला बाल सफेद क्यों होता है। तो जैसे काला बाल सफेद होता है, वैसे ही ये जो आंख के अंदर रखा हुआ लेंस है ना, ये धुंधला पड़ने लगता है। उसको धुंधला कहिए, ओपेक कहिए, फ्रॉस्टेड कहिए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये फ्रॉस्टेड ग्लास है और ये क्लीन ग्लास है। तो लेंस जब ऐसा हो जाता है फ्रॉस्टेड ग्लास, तो हमको इस तरीके से दिखाई देता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, बरसात आ गई, वाइपर नहीं चल रहा है, तो आप कांच में से कैसा देखते हैं, उस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो मरीज फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कैटरेक्ट है, और फिर कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। तो आज यहाँ जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, क्योंकि ये एक एक ऑपरेशन में अगर ऐसा आप देखने जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, जिसका डॉक्टर अपनी क्लिनिक में कोई 30 लेता है, 35,000, 40,000। वो ये तो उसमें मशीनों की और बाकी कॉस्ट नहीं पकड़ी, खाली जो मटेरियल लग रहा है उसमें ही करीब 5,000 रुपया लग जाता है। अब यहाँ ऑपरेशन दो प्रकार से हो रहे हैं, एक लेज़र के द्वारा हो रहे हैं और एक बिना लेज़र के हो रहे हैं। लेज़र से जो ऑपरेशन होता है उसमें कैटरेक्ट पूरा पका हुआ नहीं होना चाहिए। अब कैटरेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। पक्का मोतिया मतलब होता है जैसे बर्फ का टुकड़ा, और कच्चा मोतिया होता है जैसे आपने किसी कटोरे में दही जमा दी हो। आज से 25-30 साल पहले जो ऑपरेशन होते थे ना, वो लेजर से नहीं होते थे। पूरी आंख को कट करते थे, आंख का ढक्कन हटाते थे और उसको चिमटी से पकड़ करके मोतिया को निकाल देते थे, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया। अब दही को चिमटी से नहीं पकड़ सकते। दही मतलब कच्चा मोतिया, बर्फ का टुकड़ा मतलब पक्का मोतिया। तो जब पहले मोतिया का ऑपरेशन करते थे तो डॉक्टर कहता था पकने दो, पकने दो, पकने दो, और जब आदमी एकदम अंधा हो जाता था फिर ऑपरेशन करते थे। लेकिन अब पकने की जरूरत नहीं होती है कैटरेक्ट को। कैटरेक्ट जब 10-20% कच्चा हो,
दही के जैसा, तभी करवा लेना चाहिए। उससे सर्जरी भी अच्छी होती है, डॉक्टर को भी आसानी होती है, मरीज की भी रिकवरी फास्ट होती है। तो अब ये जो लेज़र से ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसको हम फैको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ये उसकी मशीनें हैं। तो इसमें जैसे आपका एक सुई होती है जिसे इंजेक्शन देते हैं, वैसी एक सुई आँख के अंदर जाती है। अब लेंस को आप ऐसा इमेजिन करिए, ये एक आम के फल की तरह है। आम में ऊपर छिलका होता है, बीच में गूदा होता है और अंदर गुठली होती है। अगर आप आम में एक छोटा सा छेद करें तो आप उस छोटे से छेद में से गुठली को नहीं निकाल सकते, गुठली बहुत बड़ी होती है, आधा आम काटना पड़ेगा गुठली निकालने के लिए। तो लेज़र से हम अंदर जाके क्या करते हैं, वो जो कैटरेक्ट है ऊपर से एक छोटा सा ऐसे छेद कर देते हैं छिलके में, जैसे आप पानी पूरी के अंदर उंगली से छेद करते हैं ना, तो पानी पूरी के अंदर आप मूंग है, आलू है, वो अंदर बाहर से डाल रहे हो। यहाँ उल्टा है, आपने पहले छोटा सा छेद किया, वो छेद के अंदर वो पॉइंट डालते हैं और वो गुठली जो है ना, वो गुठली को साबूदाने का जैसा छोटे छोटे पीस करके सक कर लेते हैं। तब छिलका निकल गया, गुठली निकल गई, गूदे को फिर सक कर लेते हैं। तो एक पानी पूरी बचती है जिसमें आगे कोई चीज़ नहीं है, पीछे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जैसे ये ग्लास है, उसके ऊपर नया लेंस बिठा देते हैं। अब छेद वो इतना छोटा होता है कि टाके की ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये जो पट्टी दे रहे हैं ना, हम लोग यहाँ इंजेक्शन लगा के कर रहे हैं, इसीलिए पट्टी दी जा रही है। इंजेक्शन लगाने के बाद ये आँख पैरालाइज हो जाती है, पट्टी नहीं देंगे तो आँख खुली रह जाएगी और कॉर्निया खराब होगी। लेकिन आजकल जो ऑपरेशन होता है उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, खाली ड्रॉप डाल के करते हैं। इंजेक्शन नहीं लगा तो पट्टी नहीं लगती है, कट नहीं होता, टाके नहीं होते, और पेशेंट दूसरे दिन तीसरे दिन अपने काम पे भी जा सकता है। तो एक तो लेज़र से हो रहे हैं, दूसरे जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्मॉल इंसिजन, SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। उसमें एक छोटा सा छेद करते हैं 5 मिलीमीटर का, और अंदर कैटरेक्ट को पीस करके फिर उसके अंदर से निकाल देते हैं। वो कैटरेक्ट जो है वो लेज़र से करने लायक नहीं है, इसीलिए वो लोग लेज़र से नहीं कर रहे, क्योंकि गांव में जो पेशेंट होते हैं उनके मोतिया इतने ज़्यादा पक जाते हैं कि वो चिमटी से पकड़ के निकालने ही लायक होते हैं। लेकिन अब चिमटी से पकड़ के निकालेंगे तो आधी आँख काटनी पड़ेगी, तो आँख को आधा नहीं काटते, 1/4 काटते हैं, आधे से 1/4, मतलब 180 डिग्री है तो हार्डली 30 डिग्री, और उसमें से कैटरेक्ट को गला के निकाल देते हैं। वहाँ भी वही खाली पानी पूरी बचती है और उसके अंदर लेंस बिठा देते हैं। तो ये जो सर्जरी चल रही है आज यहाँ पे, ये देवकीनंदन जिंदल जी जो हमारे मुंबई के एक परिवार के सदस्य हैं, कपड़े का व्यवसाय है, दिल्ली में उनका परिवार रहता है, मुंबई में रहता है। जिंदल जी RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। कोंकण प्रांत विश्व हिंदू परिषद के आप कई वर्षों तक अध्यक्ष रह चुके हैं, और समाज की सेवा करना किसी भी रूप में हो, वो रामायण रामलीला के माध्यम से 35 वर्षों से रामलीला प्रचार समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन, हरियाणा सम्मेलन के माध्यम से मुंबई में मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर, और कई जैसे कोरोना काल में अन्न वितरण हो, भोजन वितरण हो, मतलब पूरे परिवार को देने के संस्कार ये जिंदल जी ने अपने परिवार को दिए हैं। और किसी भी रूप में कभी भी समाज को सेवा की जरूरत होती है तो हरियाणा सम्मेलन के माध्यम से, रामलीला प्रचार समिति के माध्यम से, DG खेतान इंटरनेशनल स्कूल के आप ट्रस्टी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके माध्यम से अभी एक नई संस्था खड़ी की है जिंदल जी ने, अग्रवाल ग्लोबल फाउंडेशन, जो 10 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा प्रकल्प है जहाँ पे एक आम आदमी, वो अग्रवाल हो या कोई नॉन अग्रवाल हो, वहाँ कोई वो जा कर के अपने बच्चों की डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकता है बहुत कम दामों पर। हम यहाँ पर एक चीज में विश्वास करते हैं, हम केजरीवाल की तरह से फ्री देने के पक्ष में नहीं है। फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। जब आप किसी चीज को फ्री देने की कल्पना करते हैं तो ये समझ लीजिए
आप देश को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और अगर किसी राष्ट्र को या किसी कौम को बर्बाद करना है तो उनको फ्री देने की आदत डाल दो, तो वो कौम हरामखोर हो जाएगी और देश हरामखोर हो जाएगा। तो ये केजरीवाल लोगों को हरामखोर बनाने का प्रयत्न नहीं बना रहा है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग भी अग्रवाल हैं, वो भी अग्रवाल है। एक ऐसा अग्रवाल हमारे वंश में कैसे पैदा हो गया, मुझे ये सच कह रहा हूँ, ये मेरे हृदय के विचार हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो देश को स्वस्थ भारत, अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ भी फ्री देने के पक्ष में नहीं है। अब यहां पे जो फ्री कैंप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है। अगर इनका ऑपरेशन न हो तो ये शायद अंधे हो जाएंगे। तो फ्री उसको देना है जो उसके लिए जरूरतमंद है। तो फ्री देना गलत नहीं है, जरूरतमंद को फ्री देना गलत नहीं है। ये तो कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने भी कितने करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया। लेकिन जो संपन्न व्यक्ति है, ये बात भी कही नरेंद्र मोदी जी ने कि एक संपन्न, एक पिछड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ ले तो दुनिया में कोई, जैसा महाराजा अग्रसेन ने कहा, 1 ईंट 1 रुपया, कोई गरीब अपना भाई है तो उसको 1 ईंट 1 रुपया सारी बिरादरी दे तो समकक्ष आ सकता है। तो ये शिविर यहाँ मुंबई से आकर के ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्रह्मानंदी जिंदल हमारे देवकी नंदन जिंदल जी के पिताजी हैं, वात्सल्य ग्राम में हो रहा है। वात्सल्य ग्राम में दीदी माँ यहाँ का सारा कामकाज देखती हैं। दीदी माँ के नेतृत्व में साल में हम 5, जिसमें एक देवकी नंदन जिंदल जी के परिवार का होता है, एक जय कुमार गुप्ता जी के परिवार का, एक सुरेश बघेरिया जी के परिवार का, एक रमेश पारेख जी के परिवार का होता है। और नए नए लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। अभी पुरुषोत्तम खेतान जी ने कहा कि एक शिविर मेरा रहेगा, फिर और 2-3 लोग हैं। तो हर साल करीब 5 से 6 शिविर करना, एक शिविर में 300 ऑपरेशन, हर साल 1500 से 2000 ऑपरेशन। और पिछले 20 सालों से हम लोगों का ये प्रयत्न चल रहा है। तो मैं जिंदल जी के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक अंतिम वाक्य कहते हुए, शिविर तो बहुत होते हैं, लेकिन शिविर में 2 या 3 लोग आते हैं। तो हम लोगों को भी, जो लोग काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो लेकिन जिंदल जी का पूरा परिवार आया है। हम लोगों ने आग्रह रखा था कि जिंदल जी, आप और मैं तो जाते हुए लोग हैं, कितने साल रहेंगे अभी पता नहीं, 5, 10, 15, 20, लेकिन नई पीढ़ी जो है उनको भी हमारे संस्कार उनके अंदर आए। और जब हम लोग न रहें तो इसलिए मैं कैंप में हमेशा यंग लोगों को जोड़ता हूँ। आरती है, मेरी बेटी है, चलेगी 30-35 साल। अनुज है, मेरा दामाद है, वो भी है, मयूर अग्रवाल है, सौरभ रामुका है, डॉक्टर जुगल शाह है, डॉक्टर राहुल जैन है, डॉक्टर आनंद जयपुरिया हैं, डॉक्टर जूही अग्रवाल है, डॉक्टर विशाल राठौर हैं, डॉक्टर जगदीश शाह तो खैर वो तो जाता हुआ है, तो लेकिन लता रांका है। तो ये सारी यंग जनरेशन है और ये करीब 30 से 40 के बीच में है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इसके कारण ये जो सारी नई पीढ़ी है, आर्यवंश जैसा साल भर का भी बच्चा इस शिविर में आया है। मतलब जैसे अभिमन्यु, माँ के पेट में अभिमन्यु में संस्कार आए थे, तो 4 साल के आर्यवंश में 4 पीढ़ियां यहाँ पर हैं। तो आर्यवंश के अंदर भी देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सारी जो किरणें होती है ना, ये आदमी के दिल में, दिमाग में, शरीर में प्रवेश करती हैं और फिर व्यक्ति, धुंधली एक स्मृति रहती है उन बच्चों में। तो मैं फिर से एक बार जिंदल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, देखिए, ये प्रेरणा के पीछे सारा श्रेय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जाता है। और मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। अब हम लोग 7 भाई हैं, उसमें 1-2 पे तो प्रभाव पड़ता ही है पिता के अनुरूप। तो हम लोग शाखा में जाते थे,
शाखा में जाकर के वहाँ पे खेल कूद में ही सारे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। अब आप संघ की शाखा में गए, इसलिए ये ऐसा रहता है कि भाई समाज आपको इतना दे रहा है तो हमें भी कुछ लौटाना चाहिए। हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बढ़प्पन नहीं है, हमारे हाथ में तो जो स्किल है वो हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जो देवकी नंदन जिंदल जी और उनका परिवार कर रहा है कि मेहनत से व्यापार करके पूरा ईमानदारी से इनकम टैक्स देना, जीएसटी देना, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर व्यापार करते हुए ईमानदारी से जीएसटी इनकम टैक्स देता है, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। उसमें से भी इतनी सारी संस्थाओं का भरण पोषण करना, ये बड़ी बात है। तो हम लोग तो, हमारे हाथ में स्किल है वो, इसीलिए। और दूसरा ऐसा होता है कि मेडिकल व्यवसाय ऐसा है कि पैसा देने वाले तो कहीं भी अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं है, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो अधिकतर इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, और 10-20 अगर अच्छे होंगे तो इसलिए आते हैं कि उनको यहाँ के बॉम्बे के डॉक्टर्स वो बॉम्बे तक जा नहीं सकते, और वो कहते भी हैं भाई हमसे पैसा ले लो, लेकिन ये तो निःशुल्क है, पैसा नहीं लेते। तो हर व्यक्ति पैसा के लिए आता है ऐसा नहीं है। अभी एक थे कलकत्ता से आए थे वो महावीर केजरीवाल, अब वो कोरोना के कारण, यूजुअली केजरीवाल और अग्रवाल गरीब नहीं होते, लेकिन वो बेचारा 15,000 रुपये महीने कमाता है। अब 15,000 में तो घर भी नहीं चलेगा, तो ऑपरेशन कहाँ से कराएगा। तो कलकत्ता से वो यहाँ पे आया, उसने अपना ऑपरेशन कराया। कपड़े अच्छे पहनने से ही कोई अमीर नहीं हो जाता। जो गरीब आदमी होता है ना, वो अपनी अस्मिता को छुपा करके अंदर उसके घर में जाके देखेंगे तो पता चलता है कि वो कैसी परिस्थिति में जी रहा है। क्या जीवन ऐसा आदमी बिता सकता है कि उसको ये ऑपरेशन की जरूरत न पड़े, उसकी आंखें खराब न हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, ये बहुत कम तादाद होती है। जैसे आपके काले बाल सफेद होने ही होने हैं, कोई एक आधा बिरला होगा जिसको आप कह दो कि भाई इसके काले बाल सफेद नहीं हुए। तो अभी अभी मैंने बताया कि लोहे और सीमेंट की इमारत की भी उम्र होती है, तो आपकी आंख के अंदर का लेंस तो इतना मजबूत नहीं है लोहे और स्टील जैसा, तो लेंस की भी एक आयु होती है। मोतिया तो हर आदमी को बनता है, लेकिन वो मोतिया का ऑपरेशन नहीं करवाता, जो थोड़ा घना उसको दिखता है उससे काम चला लेता है, वो बात दूसरी है। मोतिया तो हर व्यक्ति को होना है, जो पैदा हुआ उसको होगा ही होगा। किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं लगती है, 50% मोतिया है, 50% नजर है, तो जिंदगी भर चला लेता है, मृत्यु हो जाती है। एक को 75% मोतिया है, 25% नजर है, तो उससे अपनी जिंदगी खींच लेता है। गांव का आदमी 90% मोतिया है, 10% दिख रहा है, खाट पे बैठ के पोते नाती दिखते रहे, 2 टाइम रोटी मिल जाए, जिंदगी बीत गई, उसी के साथ मर जाता है। बाकी मोतिया तो जैसे काले बाल सफ़ेद होने हैं तो मोतिया भी होना ही है। अमन जी, हम जिंदल परिवार श्री डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जो बॉम्बे से पूरी टीम लेके आते हैं, उन्होंने हमारी पूरे परिवार की तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो हमारे परिवार की इतनी तारीफ ट्रस्ट की करके गए हैं। तारीफ काबिल तो उनकी वो हैं और उनकी पूरी टीम है, जो यहाँ के इतना अपना अमूल्य समय देके निःशुल्क भाव से और अपनी सेवा देते हैं। वो चीज़ कहीं दुनिया में बराबरी नहीं हो सकती उनके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।